मैं कोई पूर्ण नहीं हूं, मैं अपूर्ण हूं, आप अपूर्ण हो, हम सब अपूर्ण हैं। बिल्कुल, किंतु ऐसे जब कई अपूर्ण एकत्रित होते हैं तो हम पूर्णांक की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, पूर्णांक बन नहीं जाते। बिल्कुल। इसका एक उत्तम उदाहरण दूंगा आपको। आपने टोयोटा का कभी लोगो देखा है क्या? जी, क्या होता है? ऐसे तीन लंबाकार गोल यस, होते हैं, ठीक है। इंटरलिंक्ड है। हाँ, लेकिन आप उसे थोड़ी बारीकाई से देखिए ओके, तो जो बाहर का जो रिंग है ना, उसको अंदर का टच नहीं करता। ओके, और इसलिए वो कहते हैं टोयोटा टच द परफेक्शन। ओके, और उनका विचार, उनकी विचारधारा ये कहती है कि हमें परफेक्ट होना है, लेकिन हमें परफेक्ट, हम भले ही परफेक्शन के बहुत नजदीक है, लेकिन हमें परफेक्ट अभी तक होने के होन लिए थोड़ी सी जगह बाकी है। वहां हम अच्छा कुछ करें। नमस्कार दोस्तों, मिस्टेक भारत गाथा में आपका स्वागत है। आज हम हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कैसे सनातन इकोनॉमिकल और हमारी लिविंग पे इम्पैक्ट करता है और कैसे वो हुआ करता था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे साथ फिर से जुड़े हैं प्रशांत कोटियाल जी। प्रशांत जी, जी। क्या राजनीति और धर्म का अलगाव मतलब पॉसिबल है? क्योंकि ये दोनों ही समाज को प्रभावित करते हैं। नहीं, नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, क्यों? राजनीति भी धर्माधारित ही होनी चाहिए। अच्छा, और उसमें आप देखिए, राजनीति, राज्य करने की नीति, नीति जो है, एथिक्स जो है, वो आपको कहाँ से आते हैं? धर्म वो से। आपके धर्म से ही आते हैं। बिल्कुल। तो आप अगर उसको अलग कर देंगे तो वो केवल राज रह जाएगा, वहां नीति का अभाव हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए जो पिछले 200 वर्षों में या 150 वर्षों में जो घटनाएं घट रही है, उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि राजनीति में से धर्म का जो है वो अभाव होते अभाव जा कर रहा दिया, है। हल अलग कर दिया। इसलिए हम सब कहते हैं ना कि राम राज्य होना चाहिए। जी, राम राज्य में ऐसा क्या विशेष था? धर्म को साथ लेके चले थे। धर्म को साथ लेके चल रहे थे। हम कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, जी, तो धर्मराज युधिष्ठिर अर्थात उनको चक्रवर्ती सम्राट माना ही गया था, इसलिए क्योंकि तब के सारे क्षत्रिय समाज में ये मान्य मान्य कर लिया था सभी क्षत्रियों ने कि युधिष्ठिर जो है, उनको धर्म का ज्ञान हम सबसे अधिक है। अधिक है। और इसलिए यहाँ ये जो निर्णय लेंगे, ये धर्माधारित राजनीति ही होगी। ओके, इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप नहीं अलग कर सकते हो। और इसलिए कहीं ना कहीं आपने राजनीति का प्रश्न पूछा है। मैं वैसे राजनीति इस विषय पे बहुत ज्यादा चर्चा करना पसंद भी नहीं करता इसमें, किंतु राजनीति का प्रश्न पूछा है तो थोड़ा सा आपका ध्यान मैं उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र। मान लीजिए कुरुक्षेत्र भी है, अयोध्या भी है, सब कुछ वही है। बिल्कुल। तो ऐसा है कि आज वर्तमान में वहां के जो मुख्यमंत्री है, अर्थात पुराने काल के इसमें वहां के राजा जी, मान जी, लेते हैं हम। तो जो राजा है वो धर्म का ज्ञान रखने वाले हैं, वो सन्यासी है। जी। तो इसलिए वहां जो भी राक्षसों का वास था, वो धीरे धीरे करके उन्होंने खत्म कर दी। उसको समाप्त करने पे लगे हुए, और काफी सफलता प्राप्त की है उन्होंने। ओके। कि ये देखिए, अगर चंद्रगुप्त एक महान सम्राट थे, ये सारा भारत नहीं विश्व मानता है। तो चंद्रगुप्त को महान होने के लिए उनके पीछे उनके आचार्य थे, चाणक्य। चाणक्य जी। चाणक्य थे, तो चाणक्य ने उन्हें क्या सिखाया था? आचार्य चाणक्य ने उन्होंने धर्माधारित नीतियां सिखाई थी उन्हें। ओके, चाणक्य आचार्य ने लिखा हुआ जो अर्थशास्त्र है, वो भी धर्माधारित अर्थशास्त्र है, राइट। धर्माधारित अर्थार्जन। और राजनीति का मतलब मैं ये लेता हूं कि उसमें आज केवल राजनीति मतलब मैं इसका गला कैसे काटूं, इसको चुनाव में कैसे मैं हराऊं, मैं अपनी सत्ता कैसे लाऊं, इतना ही सीमित रह गया है। किंतु राजनीति का बहुत बड़ा अर्थ है। राजनीति का अर्थ है कि समाज का भला, प्रजा का भला, उस भूमि में जहां मेरा आधिपत्य है वहां रहने वाले सभी का भला। यही फिर आ गए ना, सर्वे भवन्तु सुखी सुखिनः नहा। पर। तो बिल्कुल। धर्म की बात की उसमें भी हमने राजनीति में। अच्छा, उसमें अर्थशास्त्र भी आता है, तो उस अर्थशास्त्र में भी धर्माधारित अर्थार्जन की बात होती है बिल्कुल। कि अधर्म का मार्ग चुन करके धर्म अर्थ का
अर्थोपार्जन नहीं किया है। नहीं किया जा सकता। अर्थोपार्जन या सारी अर्थव्यवस्था जो है वो धर्माधारित होगी। और इसीलिए आप देखें तो हमारी एक पुरानी व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी? तो ग्राम व्यवस्था थी हमारी पुरानी। और ये जो ग्राम व्यवस्था थी, इस ग्राम व्यवस्था में हर जगह पे ग्राम देवता का मंदिर यह केंद्र स्थान हुआ करता था। ओके। एक गांव में रहने वाले कई लोगों के, कई परिवारों के कुल देवता अलग अलग मिलेंगे, आज भी मिलेंगे, यस। किंतु ग्राम देवता सभी के एक ही होते एक हैं। ही और होते उस ग्राम देवता के उत्सव होते हैं, वहां पे त्योहार मनाए जाते हैं, वहां पे पंचायत बैठती है, वहां से सारे निर्णय होते हैं। वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, पारिवारिक भी हुआ, तो वहीं से उसका हल निकलता था। ओके। सेंट्रिक था पूरा। मंदिर सेंट्रिक कह सकते हैं आप। राइट। ठीक है, तो मंदिर केंद्र स्थान था। और मंदिर इसलिए केंद्र स्थान था क्योंकि वहां पे जो उसका आर्किटेक्चर, वास्तुकला थी, स्थापत्य कला जो उसकी थी, वो इस प्रकार से होती थी कि वहां पे पॉजिटिव एनर्जी जो कहते हैं वो सबसे अधिक होती अधिक थी। होती थी। आप देखिए आर्किटेक्चर देखिए उसका, दक्षिण में गुम्बद जाएंगे में तो जो, हाँ। गोपुर कहते हैं, उसे देखिए तो उसके अंदर जो है आपकी पॉजिटिव एनर्जी, यस। पॉजिटिव वाइब्स आपको आप वहां आई फील थिंक कर पूरा सकते हो। मंदिर ही साइंटिफिक वे में बिल्डअप किया जाता है, कुछ धातुओं को नीचे डालकर, धातु, गुम्बद लगाकर, तो एनर्जी को पूरा कंसंट्रेट किया मैग्नेटिक जाता है। फील्ड्स, ये वो यस, सब यस, सब कुछ होता है उसमें। यस। तो ये हाई लेवल की जो है आर्किटेक्चर और साइंस का मिश्रण था ये। जी। तो इसलिए वो मंदिर जो है वो केंद्र स्थान था। तो वहीं से विद्यालय भी चलता था, अर्थात गुरुकुल चलते थे। जी। वहीं से आरोग्यशाला चलती थी, वहीं से शस्त्रशाला चलती थी, वहीं से व्यायामशाला चलती थी, वहीं से अर्थोपार्जन की सारी व्यवस्थाएं चलती थी, वहीं से व्यापारियों को भी कोई कला अगर सीखनी है, सिखानी है, उसकी भी व्यवस्था वहीं पे थी। ओके। और केवल इतना ही नहीं, तो आप देखें तो वहीं से भोजशाला भी चलती थी। ओह। इसलिए मैकॉले जब आए तो उन्होंने यहाँ पे कोई भिखारी नहीं देखा, राइट। क्योंकि कहीं भी जाते थे तो मंदिर में भोजन मिल जाता था। बिल्कुल। मंदिर में धर्मशाला होती थी, तो वहां पे सो सकते थे। बिल्कुल। तो इतना मतलब इतना प्रगत देश था हमारा, इतना प्रगत हमारी संस्कृति थी। किंतु हुआ ये कि मैं इसमें अंग्रेजों को बड़ा दोषी मानता ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजों के साथ साथ हमारे लोगों को भी मैं दोषी मानता हूँ बिल्कुल। कि हमारी जब इतनी सुंदर व्यवस्था थी तो उसे आपको खराब करने का कोई अधिकार नहीं नहीं था। था। अंग्रेजों ने मंदिर तोड़े नहीं, अंग्रेजों के पहले क्षति पहुंची है जी। बहुत ज्यादा। वो मुगल या मतलब इस्लामी आक्रांता जो आए बाहर से, उनके कारण क्षति पहुंचे, क्योंकि उन्होंने मंदिर तोड़े तो व्यवस्था भी टूटी। तो व्यवस्था टूटी। और लोगों ने क्या किया कि हम मानते ईश्वर का आवाज सभी जगहों पे, कहाँ नहीं है? हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ हमारे बीच में भी ईश्वर है, बिल्कुल। यहाँ सभी जगह पे है। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम ईश्वर की आराधना घर में कर लेंगे। तो तो मतलब वो फैमिली जो एक परिवार था वो टूटने लगा। वो मंदिर जो है वो घर में चला गया। बिल्कुल। वो मंदिर जैसे घर में गया तो परिवार कहीं ना कहीं टूटने लगा। फिर भी लोग जुड़े हुए थे किसी ना किसी तरह, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इसका परिणाम बहुत ज्यादा दिखाई देने लगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बदली। मूल पे ही आक्रमण किया। इस्लामी आक्रांताओं ने शिक्षा व्यवस्था नहीं बदली। कदाचित उन्हें शिक्षा का महत्व ही नहीं समझ में आया, इसलिए उन्होंने नहीं बदली। क्योंकि जो आए थे वो तो केवल लुटेरे थे। करेक्ट। वो कोई अरब से वगैरह उस तरफ से, तुर्की या आज का इजिप्ट वगैरह जो है, मिस्र कहते, वहां थे, मतलब बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग थे तब भी वहां। लेकिन वो लोग नहीं आए थे, ये आए थे, ये अलग लोग थे, ये अरब से भी आए हुए कबीला ही थे। कबीला लोग थे। तो राइट। इनके पास कोई पढ़ाई लिखाई थी नहीं, ऐसे सिर्फ लूटना था। सिर्फ लूटना, अस्तित्व की लड़ाई चलती थी उनकी। राइट। वही लोग आए थे, उन्होंने देखा अरे यहीं पे रहेंगे, यहाँ पे शासन करेंगे नहीं, यहीं पे रहेंगे तो यहाँ रोज बहुत लूट है, हाँ। इसलिए रहे यहाँ पे, इसलिए रहे। करेक्ट। अन्यथा यहाँ रहने की कोई उन्हें लालच आवश्यकता नहीं नहीं थी, थी। लालच नहीं थी। अब वो रहते थे, वो अलग जगह पे रहते थे। कोई मंगोल आया तो वो मंगोल से आया तो वहां का वातावरण कैसा है, यहाँ का कैसा है, वो कैसे जीता होगा, उसने कितनी कठिनाइयां उठाई होंगी राइट। यहाँ जीने के लिए। फिर भी उसने सोचा कि चलो यहीं पे मेरा लूट का मार्केट यहीं पे है, राइट। तो मेरा मार्केट जहाँ है, देखिए व्यापारी भी जहाँ मार्केट है वहीं वही रहता है, बस जाता है। तो वैसे इनका हो गया। ओके। बट सबसे ज्यादा क्षति ब्रिटिशर्स ने पहुंचाई। हाँ, ब्रिटिश ने हमारे मस्तिष्क में मानसिक रूप से क्षति पहुंचाई है। राइट। आज भी आप मानसिकता देखेंगे तो हमारी आज भी हम पूर्णतः
गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं। नहीं आए। और जितनी क्षति अंग्रेजों ने पहुंचाई उसके बाद अंग्रेज छोड़ के भागे यहाँ से, हमारे वो लोगों ने कंटिन्यू किया। तो हमारे लोगों ने वही आगे चलाते रखा। हम स्वाधीन अवश्य हुए 15 अगस्त 1947 को, हम स्वतंत्र नहीं हुए। बहुत डिफरेंस है। आज स्वतंत्र होते हुए हम आज देख रहे हैं अपने आप को। आपको याद होगा तो मुझे लगता है 2-3 साल हो गए होंगे तो भारतीय नौसेना का ध्वज बदला। जी पहले भारतीय नौसेना का ध्वज जो था वो अंग्रेज नौसेना का ध्वज था। बिल्कुल बिल्कुल। अब बदल के जो है शिवाजी महाराज के नौसेना का ध्वज आया। तो राइट। इसमें एक अपनापन है। Yes. इसमें हमने तंत्र बदलने का पहला कदम उठाया है वहां पे। राइट। ठीक है, इसी प्रकार से धीरे धीरे करके यहाँ का तंत्र बदल रहा है। अब इंडियन पिनल कोड की जगह पे भारतीय न्याय संहिता आई। राइट। अपनापन आया। हाँ, अपनापन आया। देखिए लोगों को किस आई थिंक प्रकार यही चीज समझने की जरूरत है कि ये जो बदलाव है ये कोई कम्युनिटी बेस्ड बदलाव नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए अपनापन का बदलाव है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आत्मसम्मान की बात है। बिल्कुल। जो अपने आप को भारतीय समझता है, मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था, जो भारत को माँ मानता है उसके लिए आत्मसम्मान की बात है, गौरव की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जो इसे माँ नहीं मानता उससे तो कोई अपेक्षा ही नहीं है। राइट। उससे क्या अपेक्षा क्या करेंगे? अपेक्षा करेंगे? लेकिन जो इस भूमि को अपनी माँ मानता है, क्योंकि ये हमें वही देती है, इसके सीने पे हल चलता है तब हमें अनाज मिलता है। बिल्कुल। तो जो इतना कष्ट सहन करके उसे माँ मानने में क्या दिक्कत होगी? क्या दिक्कत होगी? बिल्कुल। आज हम घर पे भी तो माँ कितनी मेहनत करके तुम्हें करती खाना है। खिलाती है, तो ये फिर- धरती भी तो अपनी माँ ही हुई ना। फिर- उसमें धर्म कहीं पे भी नहीं आता, जो आज के हिसाब से नहीं, धर्म है। हाँ, आज के हिसाब में मतलब- सनातन धर्म की बात हाँ, नहीं नहीं, कर। रिलीजन कहीं हाँ, पे रिलीजन कहीं पर नहीं आता। राइट वर्ड इज रिलीजन, रिलीजन धर्म कहीं नहीं। पर नहीं यस। आता। क्योंकि अंग्रेजों ने प्रयास यही किया। देखिए पुर्तगाली आए, जी। पुर्तगालियों ने बहुत क्रूरता से यह प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज मतलब इंग्लैंड और पुर्तगाल, इनकी जो लड़ाई चली उसके बीच में पुर्तगाली टिक नहीं पाए। टिक नहीं पाए। ठीक है, इसलिए हम अंग्रेजों की बात करते हैं। पुर्तगाली और स्पेनिश जो निकले हैं वहां से खोज करने अन्य अन्य भूमियों की, उसमें उन्हें वहां के चर्च ने ये टारगेट दिया था कि आप जा करके आपको धर्म फैलाना है। ईसाइयत को फैलाना है। धर्म नहीं, ईसाइयत को फैलाना है। एक्चुअली इतनी आदत हो चुकी है ना ये वर्ड की, अभी ये ध्यान देना पड़ेगा। उसी उसी उद्देश्य को लेके, उसी लक्ष्य को लेके निकले हुए लोग थे वो। जी ठीक है, अंग्रेज भी उसी उद्देश्य को लेके निकले हुए थे। बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजों को क्या था, अंग्रेज थोड़े से व्यापारी बुद्धि के थे, अधिक व्यापारी बुद्धि के थे। तो अंग्रेजों का यह था कि हम व्यापार भी करेंगे, हम पैसे भी कमाएंगे और साथ ही साथ ये भी करेंगे। तो उस चक्कर में उनको बैलेंस रखना था। तो बैलेंस रखने के इसमें उनमें इतना प्रभाव नहीं दिखा। कुछ इलाकों में अवश्य दिखा, जैसे आज पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे तो इनर लाइन परमिट जो है, वो इनर लाइन परमिट अंग्रेजों ने लाया हुआ है। ओके। कि वहां पे कोई भी मतलब बाकी मुसलमान वगैरह भी थे ही और हिंदू या सनातनी ऐसे कोई जाए नहीं। तो वहां की जनजातियों को जो है वो हम जिस भी प्रकार से जोर जबरदस्ती ब्रेन वॉश करके, मार के, पीट के, उनका कत्लेआम करके जैसे भी करे, उनको हम ईसाई बनाएंगे। ओके। और ये उन्होंने किया ब्रिटिशर्स ने। इसलिए इनर लाइन परमिट वहां पे फिर स्वाधीनता के बाद भी वो चला। जैसे मैंने कहा कि स्वतंत्रता आई नहीं, और कुछ एक मात्रा में वो कुछ गलत भी नहीं था स्वाधीनता के बाद भी, क्योंकि वहां पे इतना डिस्टरबेंस हो चुका था। क्योंकि एक तरफ से जो है वो माओइस्ट कम्युनिस्ट जो थे उनका भी काफी डिस्टरबेंस चला। ओके। तो जिसके कारण वहां पे और कोई ना जाए, जो भी जाए वो सरकार को और हमारी सेना को उसकी सूचना प्राप्त हो, अगर उनकी अनुमति होगी, सेना की अनुमति होगी तभी लोग जाए। इसलिए भी वो इनर लाइन परमिट चलता रहा। राइट। इसके दोनों पक्ष है। ये अच्छा भी हुआ, किंतु ये मूलतः ये जो था वो इसलिए था कि वहां हिंदू कोई पहुंचे नहीं, हिंदुत्व पहुंचे नहीं। करेक्ट। मतलब बोलते हैं ना कि प्रोस से ज्यादा कॉन्स है। हाँ, जैसा आप देखेंगे वैसा है। वैसा है। राइट। मैं तो इसमें, चलिए मैं एक बात तो ये देखता हूँ कि आज की वर्तमान परिस्थिति में उसका प्रो ज्यादा है। अच्छा, वो कैसे? कि कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, इसमें कुछ तो नियंत्रण रहा। बिल्कुल।
और ऐसा बिल्कुल नहीं है, देखिए, कि सनातन कहीं फैलता नहीं। वो तो है। ये बिल्कुल गलत अवधारणा के साथ लोग चले थे। हजारों वर्ष, हजार वर्ष तो कम से कम चले ऐसे, लेकिन वो सत्य नहीं है। ये आज अरुणाचल प्रदेश को देखिए, आप देखती होंगी सोशल मीडिया जी पे जी वगैरह, तो बहुत ज्यादा ये वायरल हो रहे हैं जी वीडियोस वहां जी। के, कि वहां का जो लोकल है, वहां का जो स्थानीय व्यक्ति है, जनजाति के व्यक्ति है, वो आज मस्जिदों में, मदरसों में जाके उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वो सनातनी है, वो जाके प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जब प्रश्न पूछ रहे, इसका अर्थ यही हुआ कि ईसाइयत, कितनी भी ईसाइयों ने ईसाइयत फैलाने का प्रयास किया, फिर भी सनातन खत्म कहीं नहीं कर खत्म पाए। नहीं गया, वो क्योंकि तो क्या है। पॉसिबल ही नहीं है ना, एक सोच है वो तो, हाँ, कैसे खत्म करोगे? हाँ, उसे इतनी आसानी से समाप्त नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। वो आज यहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं नहीं तो कहीं और, वो अपना काम। और इसमें मुझे ये लगता है सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सेल्फिशनेस कहीं नहीं है। सनातन की सोच कहीं पे भी सेल्फिश, आप चाहे को, मैं किसी धर्म को अलग उससे नहीं करती, वो अपनी सोच है, मेरे लेकिन धर्म। हाँ सॉरी, रिलीजन को। हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि सनातन धर्म की जो सोच है वो सबके लिए है, वो किसी हाँ, को अलग नहीं करती। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी वजह से उसको खत्म नहीं किया जा सकता। नहीं, वो सभी के लिए है। हमने, जैसे हम कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सर्वे, सभी क्या सोचते हैं, सभी की बिल्कुल। बात करते हैं। देखिए, अब मैं चूंकि इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर रहा, विषय ही मेरा वो मुख्य विषय ही रहा, तो हमने भी जो पढ़ा वो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स ही पढ़ा। बिल्कुल। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ, हालांकि एडम स्मिथ से कई वर्ष पहले आचार्य चाणक्य हुए, आचार्य चाणक्य से एक युग पहले विदुर जी हुए। हाँ। ठीक है ना, उससे पहले भी मानव था, जी। व्यापार होता था, तो अर्थशास्त्र था। था बिल्कुल। और ये संस्कृति जो थी वो भारत में थी, केवल भारत में थी ऐसी बात नहीं है। कई पुरानी संस्कृतियां हैं, चीन में भी थी संस्कृति, मिस्र में भी बहुत पुरानी संस्कृति है, फिर वो ग्रीक संस्कृति है, आज के इराक में मेसोपोटामिया, वहां पे भी पुरानी संस्कृति है। तो हर जगह पे एडम स्मिथ से पहले से थे ये। तो बिल्कुल। यहाँ पे पहले से अर्थशास्त्र था ही, कि आपस में व्यापार करते थे। लेकिन हमने एडम स्मिथ पढ़ा, तो एडम स्मिथ ने क्या कहा, वेल्थ ऑफ नेशंस, ये पुस्तक उसने लिखी। तो उसने पहले यहां से शुरू किया है कि हम वेल्थ, धन कैसे कमाएं। हम्म। फिर उसमें आगे जाके माल्थस तक इकोनॉमिस्ट जो हुए, वो सब कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, ओह। संसाधनों का शोषण करना। लेकिन उससे हमें पता नहीं कितनी सदियां हो गई, बीत गई, कितने युग गए, कितने हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने हमें क्या कहा, बचाओ सिर्फ। कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, रिसोर्सेस। यस। जितना आवश्यक है उतना ही, एंड जितना ले रहे हो उतना दो। और जितना ले रहे हो उससे ज्यादा देने का यस। प्रयास करो। यस। ठीक है, दोनों ही बातें हुई। और इसीलिए हमारी संस्कृति में अर्थशास्त्र की परिभाषा बहुत अलग थी, और इसलिए कई वर्षों तक भारत की तरफ विदेशी आकर्षित होते थे। इसका कारण भी यही है कि हमारे पास कभी धन की कमी थी नहीं, थी नहीं। इसी के कारण धन की कमी नहीं थी। ठीक है। आज विश्व भर में एक बड़ी समस्या लोग समझ ही गए हैं, और अब धीरे धीरे आ भी रही है, जल समस्या। बिल्कुल। जिससे एक्सप्लॉयटेशन होगा तो यही हाल होगा। जिससे भारत भी नहीं बचा है, क्योंकि भारत में ये जो आधा अधूरापन आया, और हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, इसको जो हीन समझने की बात हुई, बिल्कुल। उस हीन समझने की बात के कारण जो है ये सारा चक्कर हो रहा है। अब ये जो वाटर रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट जो है, जी जी। ये एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, जिसका उत्तम उदाहरण गुजरात ही है। यस। ठीक है। नर्मदा को कहां से नर्मदा कहां मई, पहुंचाया। नर्मदा मई का जल जो है, वो एक तरफ तबाही मचाता था, बिल्कुल। हर प्रति वर्ष तबाही मचती थी, और दूसरी तरफ सूखा रहता था, पानी नहीं है। अब क्यों, कच्छ तक जाने की भी आवश्यकता नहीं है, अहमदाबाद में आपको पानी पीने जैसा नहीं मिलता था। बिल्कुल। ये अभी अभी की स्थिति है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये 25 वर्ष पहले की, पूर्व की बीस बात है। पच्चीस यस। वर्ष पहले की बात है।
लेकिन आज नर्मदा जी का जल जो है वो कच्छ तक पहुंच गया है। बिल्कुल। आज अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट है, उसमें जो जल बह रहा है वो नर्मदा जी का नर्मदा है। जी का है, बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि नर्मदा जी जहां से बह रही है वहां के लोगों को का पानी कम करके यहाँ लाया नहीं, है। नहीं। वहां पे जो एक्सेस होता था, जितनी ज़रूरत है वहाँ है। इसे कहते हैं कंजर्वेशन। राइट। तो ये कंजर्वेशन जो है वो हर जगह पे होगा तो भारत का पुनः विकास होगा। बिल्कुल। आज मुझ चीन चीन की भी यही समस्या है। आपको मतलब ये थोड़ा सा विषय अंतर है, लेकिन चीन की जो समस्या अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो है ना, जी, जी, जी। तो चीन अरुणाचल पे इतना आग्रही क्यों है? क्योंकि 2/3 ब्रह्मपुत्र चीन में बहता है, राइट। 1/3 बहता है भारत में। लेकिन ब्रह्मपुत्र का वाटर कैचमेंट जो है वो 2/3 अरुणाचल प्रदेश में है। ओके। और चीन में जल समस्या बड़ी घोर है। राइट। तो इसलिए चीन को अरुणाचल पे नियंत्रण चाहिए, ओके। उनकी जल समस्या का समाधान समाधान ढूंढने के लिए। ढूँढने के लिए। चक्कर ये है। हाँ, ये चीज़ें कई मतलब वही होता है ना, लोग क्या होता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ भी दे देते हैं, उस चक्कर में रियलिटी कभी बाहर आती ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। प्रशांत जी, आज की परिस्थिति में जो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो नीतियां हैं, वो क्या सच में, या विचारधारा है, क्या सच में भारत अपनी नीतियों में उसको ले पा रहा है? ले नहीं पा रहा है, ले नहीं पा रहा है, ये सच है। लेकिन लेने का प्रयास अवश्य हो रहा है। ओके। अब ऐसा है कि वसुधैव कुटुंबकम ये तो बहुत एडवांस स्टेज है। मतलब आज हम नर्सरी में जा रहे हैं फिर से, और आप पूछ रहे हो कि पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की बात पूछ रहे हो, ऐसा हो गया। ठीक है, किंतु एक ग्राम ये कुटुंब है मेरा। ओके। यहां से हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अच्छा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक योजना दी थी, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज, ओके। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जो होने वाला माइग्रेशन है, वो कम हो स्थानांतरण जाए, है, हाँ। वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके भी पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सोच थी, लेकिन प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज इस पे वो उसका समाधान मैं नहीं मानता। ओके। ठीक है, हमें उससे थोड़ा सा आगे जाना होगा। हमें आगे जा करके ये देखना होगा कि वो जो गांव है, ग्राम है, अभी अपनी बात चल रही थी कि मंदिर जो है केंद्र स्थान हुआ करता था। जी। आप देखिए आज भी भारत में ऐसे कई गांव हैं, ऐसे आपको कई लोग मिलेंगे, देश भर में करोड़ों लोग मिलेंगे कि वो किसी गांव में जाते हैं तो वहां जाने के बाद में वो कहते हैं नहीं नहीं, इस गांव का तो हम पानी भी नहीं पी सकते, यहाँ पे तो हमारे गांव की बेटी बेटी ब्याही यस, बेटी यस, ब्याही है। यस, यस। ठीक है, है ये ऐसा, अभी भी है कहीं अभी पे भी है, कल्चर। अभी भी है। तो इसी से पता चलता है। और कई जगह आज ये भी हो रहा है कि कोई किसी गांव में गया, एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव में गया किसी अपनी बेटी से मिलने या घर की बेटी से मिलने, तो अपने गांव की कौन कौन बेटियां हैं उस गांव में, सबको मिलेगा। और सबको मिलेगा, सबको कुछ ना कुछ शगुन देगा। राइट। ये आज भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मन में बहुत अंदर गहरे इसमें ये भावना आज भी है कि हम एक कुटुंब है, गांव एक कुटुंब था। राइट। लेकिन इसको जो है गांव में इसको उभर के वापस फिर से लाने के लिए क्या परिवर्तन करने चाहिए, क्या परिवर्तन आवश्यक है, जी। ये देखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए गांव में पैसों का व्यवहार नहीं होता था, जी। धन का व्यवहार नहीं होता था। दूसरा ऐसा है कि अंग्रेजों ने कहा बार्टर सिस्टम थी। बार्टर सिस्टम का अर्थ है क्या हुआ, मुझे ये फूल चाहिए, तो मुझे कुछ देना आपके पड़ेगा। पास फूल है तो आपसे मैंने फूल लिए, तो मेरे पास क्या है तो वो मैं आपको दूंगा। ये बार्टर सिस्टम, और ऐसे होता था, ये उनका कहना था। गलत था, अच्छा। ये बिल्कुल गलत था। ओके। अगर ऐसा होता तो सुनार मर जाता। बिल्कुल, सोने की तो किसी ठीक को है, आवश्यकता ही नहीं थी। इतनी रोज थोड़ी आवश्यकता रहती है सोने बिल्कुल। की, गांव में कितनी रोज थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी। आज गांव में क्या, आज आप भी देखिए, हम भी थोड़ी यहाँ रोज थोड़ी कहीं खरीदते रोज हैं। कोई नहीं खरीदता बिल्कुल। है ना। लेकिन आपको अनाज तो रोज चाहिए, सब्जी तो रोज चाहिए, फल तो रोज चाहिए, दूध तो रोज चाहिए। यस। खैर दूध को हटा दीजिए, हर किसी के घर गाय भैंस होती थी तो दूध को हटा दीजिए, लेकिन बाकी की वस्तुएं जो है वो तो रोज चाहिए। अच्छा,
बुनकर जो होता था उसे तो कभी कभार मिल मिल जाता, फिर दीपावली वगैरह के समय में उसको हाँ। खाने मिलता, बाकी वो भूखा मरता, क्योंकि लोग तभी कपड़े खरीदते थे। राइट। अब तो क्या था। तो मतलब कितनी गलत बात हमें समझाई गई हाँ, है, और हमने मान भी लिए। हमने मान भी ली हाँ, है। हमने मान भी लिए। तो क्या था, ये था कि एक परिवार है, परिवार के अंदर मान लीजिए कि 10 भाई हैं। 10 भाइयों में हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता किसी की हर एक की अलग रहेगी, कुशलता ऊपर नीचे कौशल रहेगा उनका। ओके। ठीक है। तो जो अति कुशल है वो कुशलतापूर्ण काम जो है वो करता था। जो कुछ काम नहीं कर सकता था तो क्या उसको भूखा रखते थे क्या? बिल्कुल नहीं। उसको भी खिलाते पिलाते थे, उतना ही सम्मान मिलता था, है ना? राइट। वही कपड़ा मिलता था, वही कपड़ा लत्ता मिलता था, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को वैसे ही सम्मान मिलता था। एक परिवार का हिस्सा हिस्सा थे। थे सारे। तो इसी प्रकार से गांव की भी व्यवस्था थी। हम्म। इसलिए गांव में आप देखेंगे प्राचीन काल में गांव में जो जिसके जो वृद्ध लोग हैं, कुछ अवश्य ही होते होंगे जिनके बच्चे नहीं है, मारे गए हैं, राइट। कुछ हुआ है, उनकी चिंता गांव करता था। हम्म। वृद्धाश्रम नहीं थे, बिल्कुल। चिंता गांव करता था। क्यों? अपने घर के बुजुर्ग हैं, बिल्कुल। इसलिए उनकी चिंता वो करते थे। ठीक है। दुर्भाग्यवश किसी बहन को विधवा होना पड़ा, तो उसकी और उसके बच्चों की चिंता गांव करता गांव था करता कि था। मेरी बहन है, मेरे घर की बहू है। ओह, ये पता है मुझे कि अब ये समझ में आ रहा है। आप अभी भी मतलब मुझे याद है कि जब हम छोटे थे किसी गांव में चले गए तो वो चबूतर या वो कुछ बोलते वहां बूढ़े लोग बैठे रहते हाँ, थे, तो पहले ही पूछे थे कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। हाँ, तो उस चीज को मॉडर्नाइजेशन में इतना गलत फैलाया गया कि इनको पंचायत है। ये पंचायत नहीं थी, ये उनके हर घर की सुरक्षा के लिए था। बिल्कुल ये ये सुरक्षा ये के लिए था। कितना और अलग वे में पुटअप किया गया। आज भी ये बात जो है, ये आप जो बोल रही है ना, ये मेघालय में है, ओके। ये त्रिपुरा में है, ये नागालैंड में है। तो इसके कारण जो है, आप देखिए तो आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठी है और रोहिंग्या की कोई गिनती ही नहीं है। क्योंकि वहां ये है ही लेकिन नहीं। तुलनात्मक दृष्टि से मेघालय के गांवों में इसके ऊपर नियंत्रण इसलिए है क्योंकि गांव में आज भी ये पंचायत, तथाकथित पंचायत जो है वो होती है। होती है। राइट। लोग पूछते हैं कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे घर में ये आया, ये कौन आया, कौन आया। कहाँ से आया है। यस। अगर आपको वहां किसी गांव में जाके रहना है, शहर की बात छोड़िए, शहर को तो इसलिए मैं कोई छोड़िए कह रहा नियंत्रण हूँ ही कि नहीं कोई है। नियंत्रण नहीं, अनियंत्रित भीड़ है शहर। यस यस। लेकिन गांव में अगर कोई मेहमान आपके पास आने वाला है, अतिथि है, तो आपको पहले जो है गांव में पंचायत को सूचना बताना देनी पड़ता है। पड़ती है यस। कि ये ऐसा ऐसा व्यक्ति है, ये यहाँ से मेरे घर आएंगे, ये मेरे इस प्रकार से मित्र है, मेरे रिश्तेदार है, किस प्रकार से रिश्तेदार है, कौन से गांव से आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे उद्देश्य हैं, क्या है। क्यों आ रहे हैं और कितने दिन रहेंगे, राइट। ये सारा बताते थे लोग। राइट। ये कितना बड़ा तो सिक्योरिटी पर्पस था। अगर आपके घर में कोई आ रहा है तो आप घर में बताओगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज हुआ क्या है कि आज हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली पे आ गए, इसके कारण ये सारी व्यवस्था ध्वस्त थी और भयंकर उद्ध्वस्त हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। लेकिन गांव की खूबी यही थी कि ये वसुधैव कुटुंबकम उसी से उत्पन्न हुआ है उत्पन्न हुआ कि है। मेरा ग्राम पहले मेरा कुटुंब था, राइट। उस कुटुंब की चिंता करना ये मेरा कर्तव्य था। तो पैसे का लेन देन नहीं होता था गांव के अंदर, लेकिन वो बार्टर भी नहीं था। बार्टर भी नहीं था। कितनी गलत बात हम तक पहुंचाई गई है। गांव का हर व्यक्ति जो है वो अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ बनाता था और दूसरों की सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। अच्छा, गांव में व्यापारी भी होते थे। राइट। ये व्यापारी जो होते थे ये बाहर दूसरे गांवों में, नगरों में जाते थे, वहां से व्यापार, अपने गांव से बनी हुई वस्तुएं वहां जाके बेचते थे। हाँ। ठीक है। वो अपने गांव के लिए जो आवश्यक होगा वो वहां से लाते थे। दैट इज अ बार्टर मे बी उस टाइम उस जगह पे हाँ, बिजनेस वे में। उस जगह पे हाँ। हो सकता है। तो कदाचित आप ये भी कह सकते हैं कि मैकॉले साहब जो है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं गए होंगे, हाँ वो एग्जैक्टली शहरों में ही घूमे उन्होंने होंगे। सिर्फ ये बिजनेस बिकॉज वो सिर्फ मनी माइंडेड थे ना, हाँ। तो बिजनेस ही देखा उन्होंने। अच्छा, वहां से वो वस्तुएं लेके आते थे। और सामान्यतः प्रथा ये थी कि नवरात्रि में वापस आना है, अश्विन नवरात्रि में। ओके। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में त्योहार शुरू हो जाते हैं, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, बिल्कुल। विजयादशमी, फिर आपकी दीपावली इट्स वगैरह अ वगैरह कंटिन्यूअस प्रोसेस। चलते हैं। हाँ। तो उस समय आते थे। तो एक प्रथा है, ये चलती है, प्रचलित है कि दशहरे के दिन सोना लुटाना। ओके।
आज जो आपटे के पत्ते हाँ होते हैं पत्ते देते हैं। वो देते हैं प्रतीकात्मक, लेकिन सोना लुटाना, वो सोना लुटाना मतलब व्यापारी जब बाहर से आता था ना, तो वो इसे सोना कहा हमने। राइट। सोना इसे आप लिटरल सेंस में ले सकते हैं, लेकिन अगर वैसे नहीं तो जो नहीं मिलता, जो बड़ी बड़ी हाँ रेयर है, एक्सपेंसिव है, हाँ सरलता से उपलब्ध नहीं है, ऐसी वस्तुओं को सोना सोना कहा। कहा गया। तो उसको लुटाना, लुटाना मतलब यूं उड़ाना नहीं, लेकिन हम बांटना। आदर आदर से लोगों लोगों में बांटते हैं, प्रेम से लोगों में बांटते हैं। राइट। तो वो प्रथा है, वैसे वो सोना लुटाने की प्रथा। और इससे आपको गांव के अंदर का परिवार भाव जो है वो पता चलता है पता कि गांव चलता के अंदर परिवार भाव क्या था। है। राइट। तो दीपावली में नए कपड़े वगैरह करना, ऐसा है कि आज अगर हम पूछेंगे तो आज के वर्तमान में तो नए कपड़े दीपावली का कोई संबंध ही नहीं कुछ है। नहीं, जब चाहो तब ले ठीक आओ। है, अभी यहाँ बैठे बैठे वो मोबाइल निकाल के ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा बाहर घूमने गए तो शॉपिंग कर लेते, तो उसका जो है वो उसकी विशेषता, आकर्षण वगैरह आज बचा नहीं है। किंतु हमारी जो अपनी जो पीढ़ी है, तो वो उस आकर्षण का हम हमने हमने हाँ मजा देखा लिया है, है यस यस। कि वही दीपावली आई तो नए कपड़े मिलेंगे, राइट। इसका जो एक आनंद होता था, और उसके पहले से जो आनंद का वातावरण, मन ही मन में जो आनंद होता था, मन में लड्डू फूटते थे, यस। वो एक अलग हम होता था। इंतजार करते थे। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि दीपावली में ही क्यों? ये नहीं सोचा। दीपावली में इसलिए क्योंकि दीपावली के पहले या दीपावली तक जो है हमारी फसलें उग जाती थी, कट जाती थी। हम्म। उसके बाद जो है फसल निकल गई। अब एक तो खेती के काम में लगा होता था किसान, क्योंकि हम तो खेती प्रधान देश खेती था। प्रधान देश आज भी है। राइट। आज थोड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन फिर भी है। तो तब तो थे ही थे। तो इस दृष्टि से अगर आप खेत में काम करोगे, तो आप मुझे बताइए कि आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, बिल्कुल। फट भी जाते होंगे। ठीक है, तो ये सब हुआ है। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि आज आपके पास, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब पैसे आए तब दिवाली, ऐसा भी कहते हैं ना लोग। राइट। तो उस समय सभी के पास वस्तुएं तैयार रहती थी। मुख्यतः तो किसान के पास अनाज तैयार रहता था, क्योंकि बाकी तो वस्तुएं तैयार हो भी सकती है, करेक्ट। अनाज तैयार होने का एक प्राकृतिक समय होता है, तो वो तैयार होता था। तो तब एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति आपूर्ति करना, राइट। ये एक परंपरा जैसी बन गई। आवश्यकता से इसकी उपज हुई, बिल्कुल। और फिर इसलिए उसी समय जो है बुनकर भी अपने वस्त्र पूरे साल वगैरह का तैयार तैयारी कर रखता था सकते हैं। हाँ। कि अब लोगों को कपड़ों की, वस्त्र की आवश्यकता होगी, राइट। तो उनको भी वस्त्र देने चाहिए, क्योंकि ये पहले के वस्त्र जो है वो ये बरसात में वगैरह खेती में काम करते करते खराब हो गए, खराब। जीर्ण हो गए। राइट। तो तब से कहीं ना कहीं यूं समझ में आता है कि तब से दीपावली का महत्व महत्व हो गया। हो गया कि इस समय। और उसके पहले जैसे हमने कहा ना कि व्यापारी वर्ग वगैरह जी जी। बाहर गया हुआ आया है, राइट। तो उसने भी कुछ नई वस्तुएं लाई है, कुछ लाया है, तो वो सारा एक देखे त्योहार की तरह देखे, पर्व मनाते हाँ, थे। तो एक त्योहार, एक पर्व हो गया। राइट। और फिर ये चलता, अच्छी परंपरा है, चलती आई। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है वो त्योहारों के कारण चलती है, आज भी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप देखिए तो दीपावली त्योहार है, उसके कारण चलती है। गणेशोत्सव त्योहार है, उसके कारण चलती है। नवरात्रि त्योहार है, उसके कारण चलती है। अब क्रिसमस आ रहा है, त्योहार है, उसके कारण चलेगी। इस प्रकार से जो है भारत में अनादिकाल से अर्थव्यवस्था त्योहारों से चलती है। तो इसका अर्थ ये मैं ये लेता हूं कि जो एक प्रश्न अपन चर्चा में हमने लिया था ना, कि राजनीति से धर्म को अलग कैसे रखा जाए, तो धर्म को अलग कहीं से भी नहीं रख सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म तो अर्थशास्त्र में भी है, धर्म तो राजशास्त्र में भी है, धर्म सभी में है। बिल्कुल। तो धर्म बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उसको साथ लेके चलना हाँ, है, तो ही हम सही व्यवस्था बना पाएंगे, तभी सही व्यवस्था बन पाएगी। अन्यथा हमारा हाल भी आज वर्तमान में आप देखिए जरा, यूरोप का हाल क्या है। जी। यूरोप का हाल ऐसा हो गया है कि यूरोप अब समाप्ति के कगार पे खड़ा है। अब यूरोप में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि यूरोप में कई सैकड़ों साल पहले की बात है कि स्पेन में युद्ध हुआ था। ओके। जो युद्ध जो था वो चर्च और मुस्लिम इनके बीच में होता, क्योंकि अफ्रीका की तरफ से, मोरक्को की तरफ से स्पेन में मुसलमान काफी आ चुके थे और वो यूरोप पे कब्जा करने के इसमें थे। तो
तब चर्च ने किया कि आपस के जो यूरोपीय देश जो है उनके आपसी जो मतभेद वगैरह थे, वैमनस्य था, उसको भुला करके उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध किया। और उस युद्ध में ईसाइयों ने मुसलमानों को बहुत क्षति पहुंचाई, कई लोगों को मार दिया गया, कई लोगों को मार दिया गया। और तब जाके स्पेन तक जो है वो क्रिश्चियनिटी फैली, ओके, और वहां सीमित रही, और मोरक्को तक इस्लाम, और वो बॉर्डर बन गई, बॉर्डर बन गया। आज भी वो वैसे ही लगभग दिखता है, किंतु आज हम जानते हैं कि जो अंदर की, इन देशों के अंदर की परिस्थिति है वो बहुत विपरीत है। आप आज देखिए, आज ही मैंने देखा कहीं सोशल मीडिया पे, कोई इंग्लैंड में कोई मंत्री है, मुस्लिम है, तो उस व्यक्ति की गाड़ी रोक करके वहां की पुलिस तलाशी ले रही है। नहीं, वो इंग्लैंड का नहीं था, वो पाकिस्तान का कोई मंत्री था। हाँ, तो जो आ रहा था तो उसकी पूरी सिक्योरिटी चेक किया गया। हाँ, मतलब देखिए कि कितना अविश्वास एक समाज पे विश्व का। राइट। आज मुस्लिम समाज अविश्वास के पात्र हो चुका है, ये एक्चुअली दुखद बात है, और पूरे विश्व में। और ये ऐसे क्यों हुआ है, इसका सिंहावलोकन मुस्लिम समाज को ही करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा कोई करे वो उसके पात्र भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता वो क्या सोचता है, वो मस्जिद में क्या तकरीर होती है ये कोई नहीं जानता, मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ तो कारण ऐसे होंगे कि आपके जो बर्ताव के कारण पूरे विश्व का जो है आपके ऊपर से विश्वास उठ गया है। प्रशांत जी, ये सब सुनते हुए मुझे ये प्रश्न आ रहा है कि परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र, ये कितना मतलब कैसे इम्पोर्टेंट है, या कैसे इसको आप डिकोड करेंगे? देखिए, परिवार, समाज, राष्ट्र, सबकी, एक व्यक्ति की भी सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? जैसे व्यक्ति की मोक्ष होती है, वैसे समाज की स्वतंत्रता होती है, और राष्ट्र की भी स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता, क्योंकि राष्ट्र ये एक किसी भी समाज ही है, एक समाज का बड़ा रूप है, बड़ा रूप होता है, भव्य रूप होता है राष्ट्र। अब परिवार भी एक व्यक्ति होगा तो उसकी, मैंने जैसे कहा, मोक्ष ये अपने उद्देश्य है जीवन का, हर किसी के जीवन का वही उद्देश्य है, मोक्ष। परिवार का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, बिल्कुल, है ना। अच्छा, परिवार स्वतंत्र होना ये तो ठीक है, लेकिन स्वतंत्र परिवार कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए, हमें एक बात समझ लेनी चाहिए, चाहे हम कितना भी कुछ भी कहें, किंतु जैसा कहते हैं ना कि ह्यूमन और मैन इज अ सोशल एनिमल, राइट। ठीक है, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, अवलंबी है, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई पूर्ण नहीं हूं, मैं अपूर्ण हूं, आप अपूर्ण हो, हम सब अपूर्ण है, बिल्कुल। किंतु ऐसे जब कई अपूर्ण एकत्रित होते हैं तो हम पूर्णांक की तरफ बढ़ते हैं, पूर्णांक बन नहीं जाते। बिल्कुल। इसका एक उत्तम उदाहरण दूंगा आपको। आपने टोयोटा का कभी लोगो देखा है क्या? जी। क्या होता है? ऐसे 3 लंबाकार गोल होते हैं, ठीक है, इंटरलिंक्ड है। हाँ, लेकिन आप उसे थोड़ी बारीकाई से देखिए, ओके। तो जो बाहर का जो रिंग है ना, उसको अंदर का टच नहीं करता। ओके। और इसलिए वो कहते हैं टोयोटा टच द परफेक्शन। ओके। और उनकी विचारधारा ये कहती है कि हमें परफेक्ट होना है, लेकिन हम भले ही परफेक्शन के बहुत नजदीक है, लेकिन हमें परफेक्ट अभी तक होने के लिए थोड़ी सी जगह बाकी है, वहां हम अच्छा कुछ करें। वाह, ये टोयोटा की फिलॉसफी है। इसी प्रकार से पूर्णांक नहीं हो सकता कोई भी, किंतु अकेला तो कोई भी नहीं हो सकता, तो सबको मिलके करना है, ठीक है। इसलिए एक परिवार के अंदर भी हम परस्परावलंबी होते हैं, राइट, एक दूसरे के ऊपर अवलंबित होते हैं, निर्भर होते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से सनातन एक धर्म है, ना कि रिलीजन, और किस तरह से वो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन को इम्पैक्ट करता था। हमारी जड़ों से हमें जुड़ना कितना जरूरी है, हमारे देश को अपना मानना, उसकी भक्ति करना कितना जरूरी है, तब जाके हम सही मायने में स्वतंत्र होंगे। ऐसी कई बातें और हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। आपका प्यार बनाए रखिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ये बातें और भी लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।